जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पूरी फिजिक्स फॉर द सीडीएस एग्जाम, यानी कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो सीडीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे फॉर द फिजिक्स पोर्शन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है जब कोई लाइट आ रही है, वो किसी सरफेस पर टकराई और फिर वो बाउंस बैक हुई है। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ओके, उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मिरर्स। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं, प्लेन और कर्व्ड। कर्व्ड में भी फर्दर 2 टाइप्स हो जाते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लेन मिरर क्या है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है प्लेन मिरर से वो इसकी इमेज जो फॉर्म होती है उसकी प्रॉपर्टीज से पूछा जाता है। तो इमेज जो बनकर आती है वो आती है वर्चुअल, ध्यान रखना है, और लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लेटरली जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब है कि जो आप राइट हैंड देखेंगे मिरर में वो आपको लेफ्ट हैंड नजर आएगा। यानी कि आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, जब आप राइट हैंड देखेंगे अपना तो मिरर में वो लेफ्ट हैंड नजर आएगा। इसको ही हम लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। ओके, इमेज इज इरेक्ट एंड द साइज इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि दोनों का साइज क्या होगा? सेम होगा, ऑब्जेक्ट और इमेज का। ओके, और जो डिस्टेंस होगा यानी कि v और u जो है आपके बराबर होंगे, यानी इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा। सो दीज आर द फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेजेस फाउंड बाय द प्लेन मिरर, और इसमें से इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ही आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। 2 तरीके के मिरर हैं। अगर ये जो रिफ्लेक्टिंग जो पॉलिशिंग है जो वो अगर आउटर साइड से है तो हम उसे कॉनकेव मिरर कहते हैं, अगर वो इनर साइड से है तो हम उसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ओके, इस तरीके से जैसे स्फेयर में से एक टुकड़ा निकाल लिया हो तो वैसे मिरर्स को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स। तो अगर इस तरीके से तो कॉनकेव मिरर और ये वाला हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो जिस स्फेयर में से निकाला है टुकड़ा उसका सेंटर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है, और ये हमारे पास पोल आ जाता है। पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसके मिड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकस। और जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी पोल से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। ओके, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस एफ से पी तक ये जो डिस्टेंस है इसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ये वाला हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। दिस इज योर पोल। सेंटर होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से लाइन पास होती है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस, मतलब आपको फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर कोई एक चीज दे दी जाएगी, दूसरी चीज पूछी जाएगी, तो आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये ट्वाइस द फोकल लेंथ होता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर हम लोग आते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको बताती है, पहली लॉ बताती है आपको कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होता है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, दूसरी लॉ बताती है हमको दैट ऑल दीज 3 विल लाई इन द सेम प्लेन। क्या क्या? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों जो है आपकी सेम प्लेन में लाई करेंगे। यानी कि आप ये देख रहे हैं ना, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये नहीं है कि ये इंसिडेंट रे ऐसे आई और ये किसी और प्लेन में जा रही है ना, यानी कि इस तरीके से आई है और ये कहीं और प्लेन में चली जाए, है ना। 2 डायमेंशनल प्लेन की बात हो रही है ना, 2 डायमेंशनल प्लेन जो होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक, चलिए, और अब इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इमेजेस फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर। यानी कि जो इमेज फॉर्म होती हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ये सारी आपको याद हो जानी चाहिए। इधर कॉनकेव मिरर के 6 केसेस होंगे, कॉन्वेक्स मिरर के 2 केसेस होंगे, वो 8 के 8 केसेस आपको याद हो जाने चाहिए। तो सबसे पहले हम केस 1 पढ़ते हैं कॉनकेव मिरर का। जब ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पर होगा तो जो इमेज बनेगी वो फोकस पर बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी और हाईली डिमिनिश्ड होगी। वहीं अगर हम जब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं, यानी कि बियॉन्ड सी की बात कर रहे हैं हम लोग,
तो अब हमारे पास जो इमेज बनेगी दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, एंड इट विल बी बिटवीन एफ एंड सी, यानी कि इन दोनों के बीच में बनेगी। तो देखिए इमेज की जो पोजीशन है वो हमारी पहले एफ पर थी, अब जो है एफ और सी के बीच में हो गई। सिमिलरली जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी पहले इन्फिनिटी थी, अब इन्फिनिटी और सी के बीच में है। अब हमारा तीसरा केस बनेगा जब वो सी पर आएगी, तो जब सी पर ऑब्जेक्ट आया तो सी पर ही इमेज बनेगी, सेम साइज की बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है ये वाला भी। उसके बाद जब सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट आया तो इमेज जो है आपकी बियॉन्ड सी हो गई और एनलार्ज्ड हो गई है। और केस 5 है जब आपका ऑब्जेक्ट जो है फोकस पर रखा है तो इमेज जो है इन्फिनिटी पर बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी और हाईली एनलार्ज्ड होगी। छठा केस होगा जब एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज जो है आपकी कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। केवल एक ही केस आया है यहाँ पर कॉन्केव मिरर में जहां पर की वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है। ओके, एनलार्ज्ड होगी मतलब इसका साइज बड़ा होगा और बिहाइंड द मिरर हो गया। ठीक है, अब दो केसेस होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के, दोनों ही केसेस में आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी। एक बार एफ पर बनेगी जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होगा, ओके, और दूसरे वाले केसेस में जो है एफ और पी के बीच में बनेगी बिहाइंड द मिरर। ओके, ओनली दीज टू केसेस आर देयर फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। ओके, नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस कॉन्केव मिरर? कॉन्केव मिरर जो है आपका शेविंग मिरर, हेड मिरर, एस्ट्रोनॉमिकल हेडलाइट, सोलर फर्नेस इस जगह पर यूज होता है। कॉन्वेक्स मिरर जो है इनसाइड द बिल्डिंग, व्हीकल मिरर्स, मैग्नीफाइंग ग्लास, सिक्योरिटी पर्पस, इन सब में यूज होता है। और भी बहुत सारे यूजेस हैं। ओके, नेक्स्ट इज दी साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है हमारे पास यहाँ पर कि जो लाइट का डायरेक्शन है अगर आप उसके ऑपोजिट ट्रेवल कर रहे होते हैं तो नेगेटिव, और उसी के ही साथ ट्रेवल कर रहे होते हैं तो जो है पॉजिटिव ले लेते हैं। और सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर होंगे? पोल से मेजर होंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, लाइट ऐसे आ रही है और हम लोग पोल से मेजर कर रहे हैं तो हम लोग इसके ऑपोजिट जा रहे हैं, सो दैट मीन्स ये जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। सो दैट मीन्स एक तरीके से इधर जो मेजर करेंगे वो नेगेटिव, ये वाले पॉजिटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव हो जाते हैं। तो अगर आपको फोकल लेंथ का देखना है तो देखो कॉन्केव मिरर की जो है फोकल लेंथ हमारी पास जो है इस डायरेक्शन में है तो ये कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। और वहीं हम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं तो ये कैसी हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। तो इनके अगर साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में जो है साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है, उसी के अकॉर्डिंगली आप जो है इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल, बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल्स आएंगे लेकिन आपको सॉल्व करने आने चाहिए। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की बात करें हम तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। अगर वर्चुअल इमेज है तो जो इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव हो जाएगा। रियल इमेज है तो नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर में तो बनती ही नहीं है इसीलिए नील लिखा है। हमने फोकल लेंथ अभी देखा, कॉन्केव की नेगेटिव और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव आती है। जो फोकल लेंथ का होगा वही रेडियस ऑफ कर्वेचर का हो जाएगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास दोनों में केसेस में ही पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर की तरफ ही हम रख रहे हैं ऑब्जेक्ट। और अगर वर्चुअल इमेज है तो आपकी पॉजिटिव है, अगर रियल इमेज है तो नेगेटिव हो जाता है। ओके, तो इन साइन कन्वेंशंस को हमको यूज करना है मिरर फॉर्मूले में, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं ना तो ये साइन कन्वेंशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। सो मिरर फॉर्मूले में जब आप रखेंगे ये वैल्यूज तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे सॉल्व करना, मतलब बहुत आसान हो जाएगा और बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिरर फॉर्मूला हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। मैग्निफिकेशन की बात करें यानी कि इमेज जो है हमारी कितनी बड़ी हो गई है वो हम देख रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं विद दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज अपॉन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास मैग्निफिकेशन होता है। इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पर वो ध्यान देने वाली कि -v/u के बराबर भी होता है। नेगेटिव साइन जो है यहाँ पर इसका मतलब ये वाले नेगेटिव नहीं, यानी कि अगर जब m की वैल्यू अगर हम सपोज करिए m की वैल्यू हमारे पास -2, m की वैल्यू हमारे पास +2, m की वैल्यू हमारे पास -0.2 और m की वैल्यू हमारे पास प्लस की 0.2 सपोज करिए। ठीक है, तो अब देखिए इन केसेस में हमारे पास जो इमेज का है वो हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं। नेगेटिव साइन है तो मतलब कि इमेज क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड है, तो यानी कि ये वाली भी इमेज कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड होगी। दूसरी चीज जो है हमारे को वो क्या है
कि अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, सो दैट मीन्स ये जो है हमारे पास कैसी हो जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगी। ये वाली भी हमारे पास कैसी हो जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो ये नंबर है ये बताएंगे कि एनलार्ज्ड है या स्मॉलर है ना। सो ये जो हमारे पास 2 है तो ये दोनों केसेस में हमारे पास कैसी इमेज है, एनलार्ज्ड है। ओके, और इन दोनों केसेस में क्या है, डिमिनिश्ड है इमेज। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कि इमेज जो है हमारी उसका कैसा नेचर है और उसका कैसा साइज है थ्रू द वैल्यू ऑफ m। ओके, नेक्स्ट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन जो है वो फिनोमिना है जहां पर लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, सो इट विल बेंड टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि जो अपना पाथ चेंज कर रही है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, इसका एक बहुत अच्छे एग्जांपल्स आप लोगों ने इस तरीके से पेंसिल देखी होगी, हमें टेढ़ी सी नजर जो आ रही है वो भी हमें क्यों नजर आती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। क्योंकि जो लाइट आ रही होती है, हमारी पेंसिल तो एक्चुअल में ऐसे डिप होती है, बट उसके बाद जो लाइट इससे बाहर आती है जब अब देखने के लिए, तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे इस पॉइंट से आ रही है। इसीलिए हमको क्या लगता है कि इसकी ये निब यहाँ पर है और हमको ये पेंसिल जो है इस तरीके से टेढ़ा हुआ नजर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो रिफ्रैक्शन होता है वो क्या क्या होता है। यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान देने की कि इमर्जेंट रे इट विल बी पैरेलल टू द इंसिडेंट रे एंड एंगल आई विल बी इक्वल्स टू एंगल ई, यानी कि जो ये जो इमर्जेंस एंगल है यहाँ पर और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये दोनों एंगल जो है हमारे पास बराबर होते हैं। ओके, और ऑल्सो दिस थिंग दैट इज द लेटरल शिफ्ट, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट एंड द इमर्जेंट रे। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा इन दोनों लाइंस के बीच का, उसे हम लेटरल शिफ्ट कहते हैं। मतलब जा तो ऐसे रही थी, अब निकल कर ऐसे आई है, तो इन दोनों के बीच में जो शिफ्ट हुआ है, जो डिस्टेंस का शिफ्ट हुआ है, उसे हम लोग बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। ओके, अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमको बता रही हैं कि इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ये जो है आपकी एक ही प्लेन पर लाई करेंगी। जैसे हमने ऊपर लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में देखा था, सिमिलर वे में हम लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन। दूसरी चीज है आपको स्नेल्स लॉ, दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू, और ये म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एंड इट विल बी कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड ए गिवन कलर। तो ये जो है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, और साइन आई क्या मतलब, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों का रेशियो जो है हमारे पास एक कांस्टेंट हो जाता है। तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करी, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज है कि जब लाइट आपका जा रही है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो अगर हमको ये पता करना है कि भाई वो कितनी जो है आपकी मुड़ेगी, यानी कि कितना वो शिफ्ट होगी, कितनी बेंड होगी, वो चीज अगर हमको पता करनी है, देन वी कैन इजी कैलकुलेट इट थ्रू दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ये चीज निकाल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में, या स्पीड मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जा रही है, तो उन दोनों में स्पीड ऑफ लाइट का क्या है रेशियो, उससे भी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू 1, यानी ये हमारे पास मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 2। सिमिलर वे में अगर हम n12 निकाल रहे हैं, देखिए इसके बहुत सारे डिनोशन कर सकते हैं आप। कुछ बुक्स में आपको μ12 इस तरीके से मिल जाएगा, कुछ बुक्स में μ12 इस तरीके से मिल जाएगा, कुछ में n12, कुछ में n12 इस तरीके से मिल जाएगा। लेकिन ये चारों चीजें जो है एक ही बात कह रही हैं, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, सिमिलर वे में यहाँ पर भी वही बात कही जा रही है। सो n12 की अगर हम बात कर रहे हैं, सो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 1।
लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो हम एब्सोल्यूट में क्या करते हैं, मीडियम 1 को जो है वैक्यूम कर देते हैं, है ना। अगर मीडियम 1 हमारा वैक्यूम है तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू दी वैक्यूम, तो हमारे पास वो ये फॉर्मूला बन जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2, या मीडियम जो हम ग्लास की बात कर रहे हैं या वाटर की बात कर रहे हैं तो हम जनरली वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ही बात करते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी, ओके, यानी उस मीडियम में जो है उसकी कितनी वेलोसिटी है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द इमेजेस फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस। जैसे हमने वहां पर देखा था मिरर के केसेस में, वैसे ही अब हम लोग देख रहे हैं लेंसेज के केस में। यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस होंगे, कॉन्केव लेंस में 2 केसेस होंगे, तो ये भी आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो केस 1 है आपका जब ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पर है, इमेज आपकी कैसी बनी है, तो उसके बारे में पूरा यहाँ पर ये आपके तो सारी चीजें रटी होनी चाहिए, क्योंकि इस पे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपको रटा होगा तो टाइम आपका काफी सेव हो जाएगा। और मैं आपको बता रही हूँ कि मिरर या लेंस में से एक क्वेश्चन तो जरूर ही आना है इन्हीं इमेज फॉर्मेशन के बेसिस पर, ओके। नाउ नेक्स्ट इज दिस सेकंड केस, जब 2f पर अगर आपका ऑब्जेक्ट मतलब बियॉन्ड 2f है, तब आपके जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड एंड बिटवीन f एंड 2f यहाँ पर ये हमारे पास बन रही है। सिमिलर वे में जब ऑब्जेक्ट 2f पर है तो इमेज भी 2f पे बनेगी, सेम साइज की, रियल एंड इन्वर्टेड। इस वाले केस को भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, जैसे उस उधर हमारे पास C वाला जो केस था, सिमिलर वे में ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट केस है। नेक्स्ट है जब आपका ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन 2f एंड f है, तब रियल एंड इन्वर्टेड, एनलार्ज्ड एंड बियॉन्ड 2f बनती है। रियल एंड जब आपका ऑब्जेक्ट f पर है, रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली एनलार्ज्ड एंड इंफिनिटी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड o, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, एनलार्ज्ड एंड बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑब्जेक्ट ऑन द सेम साइज। यानी कि इधर भी आपको एक केस में मिल जाता है एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज और उसी साइड पर मिल जाती है, ओके। अब ये जो है हमारे पास 6 केसेस तो हो गए कॉन्वेक्स लेंस के। सिमिलर वे में अब 2 केसेस आते हैं हमारे पास कॉन्केव लेंस पे, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड एंड एट f। सिमिलर वे में जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मतलब इंफिनिटी से पहले है, यानी इंफिनिटी नहीं है, फाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो उस केस में जो है हमारे पास वर्चुअल एंड डायरेक्ट, डिमिनिश्ड एंड बिटवीन o एंड f हमारी इमेज बनती है। तो इधर भी इन दोनों केसेस में क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी है, डिमिनिश्ड बनी है, एक f पे बनी है और एक f और o के बीच में बनी है। साइन कन्वेंशन की बात करें तो सिमिलर वे में यहाँ पर भी हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव होगा, ओके। यू आपको मतलब चाहे मिरर के केसेस में हो या लेंसेज के केस में हो, नेगेटिव ही लेना है। इमेज डिस्टेंस को जो है आपको नेगेटिव लेना है कॉन्केव लेंस के बीच में, क्योंकि वहां पर जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बन रही है। वो 2 ही केसेस हैं, तो इसीलिए इमेज डिस्टेंस यहाँ पर नेगेटिव ही आएगा। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव आएगा, सिर्फ एक केस में नेगेटिव आता है जब ऑब्जेक्ट आपका f और o के बीच में होता है। फोकल लेंथ की बात करें तो कॉन्केव लेंस की जो है नेगेटिव लेंगे हम और कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव लेंगे। तो लेंस फॉर्मूला, ये जो साइन कन्वेंशन है, इट इज यूटिलाइज्ड इन द लेंस फॉर्मूला, यानी लेंस फॉर्मूला जब आप यूटिलाइज करेंगे तब वहां पर ये साइन कन्वेंशन यूज होगा और तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। सो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u हमारे पास लेंस फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आप जो है f v u जो भी 2 चीज दी है तो उससे तीसरी चीज आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन आपको वही चीज बता रहे, कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज की हाइट है वो कितनी है, तो इसी कंपैरिजन को हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं। सो hi/h होता है। मिरर के केस में जो है मैग्निफिकेशन वाज -v/v। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि इन केस ऑफ मिरर दिस m वाज -v/u, लेकिन जो लेंस है इन केस ऑफ द लेंस जो m है वो v/u होता है ना। नेगेटिव जो है केवल मिरर के केस में आएगा फॉर इन द टर्म्स ऑफ v एंड u। यहाँ पर भी सेम वे में अगर हम लोग जो है क्या लेते हैं, -1 +1 -0.1 एंड +0.1।
तो आप यहाँ पर अगर ये -1 सोच के सोचेंगे कि दिस इज एन डिमिनिश्ड इमेज तो गलत होगा। ये यहाँ पर जो है सेम साइज है ना, सेम साइज है इमेज का। अब इधर जो है माइनस साइन है तो इसका मतलब कि ये इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है, और प्लस साइन है तो इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट है। यहाँ पर ये दोनों केसेस में आपके पास जो इमेज है वो डिमिनिश्ड है ना, वो कैसी है, डिमिनिश्ड है। और ये वाली जो है आपके पास रियल एंड इन्वर्टेड है, और प्लस वाली वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ओके, इस चीज का ध्यान रखना है, प्लस माइनस साइन आपका मैग्निफिकेशन का क्या बताता है। नेक्स्ट है पावर ऑफ लेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह पूछ लिया जाता है। आपको एफ दे दिया जाता है, कभी सेंटीमीटर में कभी मीटर में, तो अकॉर्डिंगली जो है आपको यूज करना है फॉर्मूला कि अगर फोकल लेंथ आपकी मीटर में है तो 1/f यूज करेंगे फॉर द पावर, अगर सेंटीमीटर है तो 100/f, यानी कि आपको फोकल लेंथ को मीटर में ही रखकर यूज करना है, तब आपको पावर ऑफ द लेंस जो है वो डायोप्टर में आएगी। सो 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। अगर पावर जो है +2i सपोज करिए, तो इसका मतलब कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। वहीं अगर पावर -2i तो हम लोग किस लेंस की बात कर रहे हैं, कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनकी फोकल लेंथ भी क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, तो उसी अकॉर्डिंगली हम लोगों के पास पावर के साइन भी आएंगे। ओके, सो +2 डायोप्टर एंड -2 डायोप्टर जो है, अगर आपके पास पावर आ रही है तो उसके अकॉर्डिंगली आपसे लेंस पूछा जा रहा है तो वो आप इजीली बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो इससे जनरली पूछा जाता है वो ये है कि आपके पास जो है डिफरेंट फोकल लेंथ दे दी जाती है और पूछा जाता है कि किसकी जो है पावर सबसे कम या ज्यादा है। तो पावर जो है मतलब उसकी सबसे कम होगी जिसकी फोकल लेंथ सबसे ज्यादा होगी। देखिए इस वाले लेंस ने जो है बहुत दूराई पर जाकर कन्वर्ज करा है लाइट को, यानी कि इसकी पावर कम है। इसने जो है थोड़ी सी उससे कम दूराई पर कन्वर्ज करा तो इसकी पावर इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, और इसने और भी जल्दी कन्वर्ज कर दिया तो इसकी पावर बहुत ज्यादा है इन दोनों से, है ना। सो पावर इज इनवर्सली और इनवर्सली इक्वल टू दी फोकल लेंथ। अगर आपको 2-3 लेंस जो है दिए जाते हैं उसको जो है कोएक्सियल रखा गया है और उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, दैट मीन्स जो पावर आएगी वो आपके पास एल्जेब्राइक सम के बराबर आ जाएगी अगर आपने लेंसेज को कंबाइन करा है। ठीक है, अब इन लेंसेज का जो है क्या यूज होता है। सो ये जो लेंसेज है हमने कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस पढ़े हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज जो है प्रोजेक्टर में होता है, थिएटर स्पॉटलाइट में, मैग्नीफाइंग ग्लास, स्पेक्टिकल्स और फॉर दी लॉन्ग साइटेडनेस यहाँ पर जो है यूटिलाइज होता है। वहीं अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करें तो बाइनोकुलर्स, फोटोग्राफी, स्पेक्टिकल्स फॉर शॉर्ट साइटेडनेस इधर जो है यूज होता है। बहुत ही सिंपल से ये चीज है ये। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन आई। सो ह्यूमन आई आपका चीजें देखने का लिए एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो हम लोग जानेंगे। कॉर्निया, प्यूपिल, इरिस, रेटिना, लेंस एंड ऑप्टिक नर्व्स, ये चीजें मेन हैं इसके बारे में और इनकी फंक्शनिंग्स के बारे में जानते हैं। तो कॉर्निया जो है आपकी एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो सबसे आउटसाइड पार्ट ऑफ द आई होती है, इसी के थ्रू जो है लाइट एंटर होती है। अब लाइट एंटर होती है प्यूपिल में। अब ये जो प्यूपिल है दैट इज ए स्मॉल होल इन दी आई, ये एक बहुत ही छोटा सा होल होता है आई में जिसमें कि लाइट एंटर होती है। और इसको होल की जो डायमीटर है वो कौन कंट्रोल करता है, इरिस कंट्रोल करती है। एक मसल होती है जो इस प्यूपिल होल जो है हमारा उसकी जो डायमीटर है उसको कंट्रोल कर लेती है, एक मसल्स की तरह। जैसे आपकी आंखें नीली, काली, कंजी जो आंखें होती हैं दैट इज बिकॉज ऑफ दिस इरिस। ये जो इरिस का कलर होता है वही आपकी जो है आईज का कलर होता है, दैट इज द इरिस। ओके, अब ये जब प्यूपिल में से आपकी लाइट एंटर हुई देन इट विल गो टू दी लेंस। अब लेंस से क्या होगा, ये लाइट जो है आपकी फोकस होगी रेटिना पर। रेटिना यानी कि जहां पर की इमेज बनती है, ये एक स्क्रीन की तरह होती है। ओके, ये जो रेटिना है हमारा यहाँ पर ये दिस इज लाइक ए स्क्रीन। अब इसमें जो आपकी इमेज बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, और जो इमेज बनी है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन में जाती है, ब्रेन इंटरप्रेट कर लेती है उसको सीधी तरीके से। सो देयर इज नथिंग लाइक दैट। तो दैट मीन्स दीज आर दी फ्यू इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई।
नेक्स्ट इज द परसिस्टेंस ऑफ विजन, कि इमेज जो है आपकी जो रेटिना में है वो 1/16 ऑफ ए सेकेंड जो है उधर बनी रहती है। मतलब इतनी देर तक हमको वो दिखती है, 1/16 पार्ट ऑफ ए सेकेंड, यानी कि उसको हटाने के इतने सेकेंड के पार्ट के इतने भाग के बराबर जो है दिखती है। यानी कि अगर हम 16 इमेजेस जो है चलाएंगे एक सेकेंड में, तो हमको वो क्या है, चलती हुई नजर आएंगी। जैसे आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये घोड़ा जो है दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर ये एक सेकेंड में 16 इमेजेस चलाई हैं, तो ये हमें घोड़ा जो है दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द परसिस्टेंस ऑफ विजन। नेक्स्ट इज द पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन मतलब ये जो आपके आई लेंस है, ये फोकल लेंथ अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेता है कि इमेज जो है रेटिना पर बने, है ना। आप दूर का देखते हैं तब भी एडजस्ट कर लेता है, पास का देखते हैं तब भी एडजस्ट कर लेता है। तो ये जो है एडजस्ट किसकी वजह से कर पाता है? सीलियरी मसल्स की वजह से एडजस्ट कर पाता है। अगर वो रिलैक्स्ड है तो आपका लेंस जो है थिन होगा और वो जो है दूर तक का देख पाएगा। लेकिन अगर आप पास का देख रहे हैं तो जो आई लेंस है वो थिक बन जाएगा और जो है हमारा सीलियरी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्टेड है एंड यू कैन इजीली सी द थिंग्स विच आर नियर। ओके, नाउ द डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। हम लोग जो इतनी सारी चीजें देख रहे हैं, लेकिन हमारी आंख में भी कुछ डिफेक्ट्स हो जाते हैं और उनको हम कैसे ठीक करते हैं वो चीज हम देखेंगे। तो मेनली हम यहाँ पर केवल 3 ही पढ़ेंगे, दैट इज द मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मायोपिया। मायोपिया मतलब शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि आप लोग पास की चीजें देख सकते हैं। ओके, सो अगर आप पास की चीजें देख सकते हैं और दूर की नहीं देख पा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं मायोपिया, और इसको हम करेक्ट करते हैं यूजिंग दी कॉनकेव लेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें जो है आपकी जो इमेज है वो रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती है, तो कॉनकेव लेंस की वजह से वो थोड़ी दूर फोकस होगी, यानी कि आपके रेटिना पर फोकस हो जाएगी। हाइपरमेट्रोपिया यानी कि फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस, यानी कि यहाँ पर आप दूर का देख सकते हैं, तो दूर का देख सकते हैं तो पास का नहीं देख पाएंगे। तो पास का नहीं देख पा रहे हैं तो हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया है। तो इसमें जो है आपकी इमेज जो है रेटिना के पीछे बनती है और उससे दूर, तो इसको करेक्ट किया जाता है यूजिंग दी कॉन्वेक्स लेंस। हम इसे कॉन्वेक्स लेंस से करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दी प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया जनरली ओल्ड एज पीपल में होता है। यहाँ पर ये हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों चीजें हो जाती हैं, यानी कि आप ना तो पास का ढंग से देख पाते हैं ना ही दूर का। तो इस तरीके का बाइफोकल लेंस हम लोग यूज करते हैं कि उसके आधे हिस्से में तो हम लेंस लगाते हैं जिसकी वजह से हम दूर का देख पाएं, और उसके आधे हिस्से में नीचे की साइड हम वो चीज लगाएंगे जिसकी वजह से हम पास का देख पाएं, यानी कि यहाँ पर हम जो है कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे, यहाँ पर हम कॉनकेव लेंस लगाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग जो है दोनों जो हमारे डिफेक्ट्स हैं उनको हम करेक्ट कर सकते हैं एक ही लेंस से। सो हमने जो है क्या करा है, इसमें लोअर पोर्शन में हमने कॉन्वेक्स लेंस लगाया, ऊपर में कॉनकेव लेंस लगा के अपना करेक्ट कर लिया। नाउ द नेक्स्ट इज द रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अब हम लोग प्रिज्म के थ्रू जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसको डिस्कस करेंगे। तो प्रिज्म में जो रिफ्रैक्शन होता है, तो हमारे पास एक ही इंसिडेंट लाइट है, रिफ्रैक्टेड रे है और ये एक इमर्जेंट रे है। तो इधर एक ही इंपॉर्टेंट चीज होती है एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि वो एंगल जो हमको बता रहा है कितना डेविएट हुआ है। तो हम लोग जा तो ऐसे रहे थे, इंसिडेंट रे हमारी ये वाली है ना, तो हम लोग जा तो ऐसे रहे थे, ठीक है, लेकिन हम लोग की इमर्जेंट यानी आए कैसे हैं, इस तरीके से। तो हम कितना डेविएट हो गए, इस एंगल से डेविएट हो गए हैं। तो इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है। ओके, नेक्स्ट है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन जो है आपको वो फिनोमिना है जिसकी वजह से व्हाइट लाइट आपकी स्प्लिट हो जाती है इनटू इट्स 7 कंपोनेंट कलर्स। ओके, यहाँ पर हमारे पास ये 7 कलर्स हैं, ये विबग्योर के फॉर्म में। सो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर में जो है आपका सेपरेट हो गया है कलर व्हाइट लाइट के। तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में जो सेपरेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं, ठीक है। सो इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है बस, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है और रेड की जो है सबसे ज्यादा होती है, और ये रेंज हमारी विजिबल रेंज होती है। बुक्स टू बुक्स थोड़ा वेरी करेगा ये, यहाँ पर वेवलेंथ जो है
ओके, नेक्स्ट इज इसमें जो है हम आगे देखेंगे क्या इंपॉर्टेंस आएगी, ये मैंने क्यों आपसे कहा है। सो रेनबो जो है आपका मल्टी कलर आर्क जो आप जनरली बारिश के बाद देखते हैं, इस तरीके से ये जो बन रहा है, दैट इज आवर रेनबो। तो ये क्यों बनता है, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट जो है प्रिज्म की तरह एक्ट करती हैं, और ये जो सनलाइट होती है ये इसके वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू जब ये पास होती है तो ये जो है हमारे को डिस्पर्जन फिनोमेना दिखाती है, जिसकी वजह से ये हमारे को इस तरीके से रेनबो जो है नजर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो। हमने देखा यहाँ पर ये हमारे पास दो रेनबो बनकर आ रहे हैं, तो इनमें एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी। प्राइमरी रेनबो कब बनेगा, अगर हमारे पास एक ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो हमारा प्राइमरी रेनबो होगा, अगर दो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होंगे तो सेकेंडरी रेनबो बन जाता है। नेक्स्ट इज दी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या चीज होती है, यानी कि वो रिफ्रैक्शन जो कि एटमॉस्फेयर के थ्रू हो रहा है। सो दैट मीन्स आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में जो है वेरियस गैसेस हैं और वो भी कंटिन्यूसली मूव कर रही हैं, तो अब ये जो है डेंसिटी वेरी कर रही है, तो दैट मीन्स अब जो है लाइट कंटिन्यूसली जो है रिफ्रैक्ट कर रही है। तो इसी फिनोमिना को, एटमॉस्फेयर में जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसके फिनोमिना जो देखे हैं हमने, जो इसके बेसिस पे एक्सप्लेन किए जाते हैं, दैट इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल फिनोमिना इज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो देखिए जब लाइट आती है तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रही है, कभी इधर कर रही है कभी उधर कर रही है, तो दैट मीन्स जो हमें इमेज दिखेगी स्टार की वो कभी इधर दिख रही कभी उधर दिख रही कभी इधर दिख रही, तो इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज द एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट यानी कि ये जो हमारे पास जो सन है वो हमें 2 मिनट पहले ही दिख जाता है, तो वो हमारा एडवांस सनराइज, क्योंकि उसकी पोजीशन यहाँ है, वो आई लाइट लेकिन वो रिफ्रैक्ट हो गई, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हुआ, तो हमको नजर कहाँ आ रहा है, सन यहाँ आ रहा है, जबकि असल में वो अभी क्या है, राइज भी नहीं हुआ है। सो दिस इज द रियल पोजिशन, दिस इज द एपरेंट पोजिशन, यानी कि हमको नजर आ गया जबकि वो अभी तक उगा भी नहीं है। सिमिलरली जब तक सूर्य ढला भी नहीं था, फिर भी ढल चुका है, उसके बाद भी हमको दिख रहा है, तो दैट इज वाई ये जो है हमारा डिलेड सनसेट होता है। तो यहाँ पर हमारे को 2 मिनट पहले दिख जाता है, यहाँ पर भी हमें 2 मिनट बाद तक दिखता है। सो टोटल टाइम 4 मिनट है हमारे पास एक्स्ट्रा एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट का मिलाकर। नाउ डेंजर साइन जो है आपके जनरली रेड में लिखे जाते हैं। क्यों लिखे जाते हैं, देखो मैंने आपसे कहा था कि याद रखना विबग्योर की लगभग जो है हमारे पास 400 नैनोमीटर होती है और रेड कलर की जो है हमारे पास 700 नैनोमीटर होती है। तो सबसे ज्यादा जो कलर स्कैटर करता है वो होता है वो कलर जिसकी वेवलेंथ कम होगी। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी तो उसका जो है स्कैटरिंग कम होगी। तो यहाँ पर देखो रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है तो स्कैटरिंग कम होगी, तो इसीलिए जनरली जो है डेंजर सिग्नल हम रेड कलर में ही बनाते हैं, क्योंकि इट विल नॉट स्कैटर मच, है ना, तो आपको ये जो है इजीली दूर से दिख जाएगा। ओके, तो इसीलिए जनरली रेड कलर यूटिलाइज होता है। इस चीज का ध्यान रखना है कि स्कैटरिंग जो है आपकी वेवलेंथ पर डिपेंड करेगी, ज्यादा वेवलेंथ कम स्कैटरिंग, कम वेवलेंथ ज्यादा स्कैटरिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज द कलर ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। तो जनरली जो कलर होता है सनराइज और सनसेट पर वो हमारे पास कुछ कुछ रेडिश कलर होता है। क्यों होता है, देखो बाकी सारे कलर क्या हो गए हमारे, स्कैटर हुए हो गए। यहाँ पर आप देखो कि एटमॉस्फेयर में डिस्टेंस उसको सनराइज और सनसेट में ज्यादा करना पड़ता है जब कंपेयर टू दी अदर पोजीशन। तो यहाँ पर जो जब सन आ रहा होता है तो बाकी सारे कलर तो स्कैटर अवे हो गए, केवल और केवल रेड है जो कि लीस्ट स्कैटर्ड है, इसीलिए हमको थोड़ा रेडिश कलर का नजर आता है सन ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट द रेस्ट एंड द मोशन। सो रेस्ट हम कब कहते हैं, जब कोई बॉडी जो है अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है विद रेस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट्स इन इट्स सराउंडिंग, यानी कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमारी जो सराउंडिंग्स है उसके रेस्पेक्ट में अगर बॉडी जो है अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है तो हम कहेंगे कि दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर हम मोशन में कब कहते हैं, जब वो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में जो है अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। तो अगर हम बात करें दीज टू रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, यानी कि क्या चीज है कि अगर आप लोग मान लीजिए सपोज करिए बस के अंदर हैं, सो दिस इज यू और मी, वॉट एवर यू वांट टू से, तो जब मैंने आपको देखा, अगर मैं बस के अंदर ही हूं
तो मुझे आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में। लेकिन अगर आप बाहर हैं बस के, तो क्या है कि these all objects और these all persons are in the motion with respect to this person। तो यानी ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से चीजों को देख रहे हैं। तो रेस्ट और मोशन जो है हम कैसे डिफाइन करते हैं कि आप कहाँ से देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है स्केलर क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जिनके पास जो है केवल मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है, उनको हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। और ये जो है लॉ ऑफ अलजेब्रा, यानी कि आप जैसे प्लस माइनस करते हैं वैसे ही ये यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, वही उन क्वांटिटीज को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, और इनको आप प्लस माइनस ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको वेक्टर अलजेब्रा यूटिलाइज करना होता है, यानी कि वेक्टर की तरह ऐड करना होगा और सब्ट्रैक्ट करना होगा, तभी हम इन क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है और ये हमें बताती है कि कितना आपने डिस्टेंस कवर, मतलब कितना टोटल पाथ लेंथ है, वो हमें बताता है। डिस्प्लेसमेंट जो है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, यानी कि जहां से आपने शुरू करा है और जहां पर आपका एंड है, तो उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। वेलोसिटी की अगर हम बात करें, तो वेलोसिटी जो है हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। ओके, और ये जो है हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्पीड और वेलोसिटी दोनों को हम जो है मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं। एवरेज स्पीड की बात करें, तो एवरेज स्पीड जो है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन होती है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर अगर आपको दो स्पीड दी जाती है, सपोज करिए 20 एंड 25, ओके, और आपसे कहा जाता है किलोमीटर पर आवर एंड किलोमीटर पर आवर कि अब आप लोग जो है बताइए कि इसकी जो एवरेज स्पीड क्या है। तो आपको इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। आपको डिस्टेंस x लेना है। ओके, यानी कि x प्लस एक्स, अगर एक ही पाथ की बात कर रहे हैं, उसमें कितना टाइम लगा है वो आपको टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे, तभी आपको जो है प्रॉपर आंसर मिलेगा, अदरवाइज नहीं आएगा, गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। एक्सेलरेशन क्या चीज होती है, जैसे आप लोग अपने स्कूटर वगैरह में भी देते होंगे इस तरीके से, तो वो जो है हमारा एक्सेलरेशन होता है। तो मतलब क्या चीज है कि हम लोग जो है वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं कितनी जल्दी से, यानी कि आपने जैसे पिकअप भी बोलते हैं कि तुम्हारी बाइक का पिकअप कितना है, तो पिकअप क्या चीज बता रही है आपकी एक्चुअल में, वो बता रही है कि हम 0 से 5 या 50 किलोमीटर पर आवर 5 सेकंड में कवर कर ले रहे हैं, यानी कि आपने जो है एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा वो चीज एक बता रहे हैं। सो v माइनस यू अपॉन टी आप बता रहे हैं। v आपके पास फाइनल वेलोसिटी, u आपके पास इनिशियल 0 होती है जो कि, और t जो है कितने टाइम में लग रही है। सो दैट इज द एक्सेलरेशन। तो इसको हम मेजर किस में करते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में मेजर करते हैं। और कैसी क्वांटिटी है ये, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, अब जो ग्राफ्स की बात करें हम, तो हमारे पास एक सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि एक्स और वाई एक्सिस पर क्या चीज गिवन है ना। एक ग्राफ्स को रीड करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है सबसे पहले कि यहाँ पर एक्स एक्सिस पर क्या गिवन है और वाई एक्सिस पर क्या गिवन है और किस यूनिट में गिवन है ना। इस चीज को ध्यान रख कर हम ग्राफ जो है रीड करते हैं। अब आप जैसे इधर इस वाले ग्राफ को देखिए, यहाँ पर हमारा डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पर है ना। और अगर हम इधर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, यानी टाइम के चेंज होने के साथ साथ डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है और लीनियरली वेरी कर रहा है। तो दैट मीन्स इट विल बी ए कांस्टेंट स्पीड। ओके, नेक्स्ट है दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारे पास जो है हमने वाई एक्सिस पर वेलोसिटी लिया और एक्स एक्सिस पर टाइम लिया है। तो यहाँ पर अगर आप ये देख रहे हैं इस तरीके से, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। सो दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर नहीं है बल्कि की यूनिफॉर्म स्पीड पर है ना, यूनिफॉर्म मोशन है इसीलिए ये। ओके, यहाँ पर आप देखो तो ये यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है वेलोसिटी। सो दैट मीन्स इट इज ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विद इनिशियल वेलोसिटी 0। ओके, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर नहीं है, बस ये चीज है। यहाँ पर ये अब जो है दूसरी दिशा में जा रही है, यानी कि डी एक्सेलरेशन हो रहा है, या फिर हम इसे एक और टर्म बोलते हैं दैट इज द रिटार्डेशन। ओके,
अब यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा ए यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, तो दैट मीन्स द स्लोप इज इंक्रीजिंग विद टाइम एंड दैट इज ए इज इंक्रीजिंग। यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो यानी कि एक्सेलरेशन आपका बढ़ रहा है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों की तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है। इनके क्या चेंज होते हैं, डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन चेंज होते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, स्पीड जो है आपकी कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी के जो है यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है हर सेकंड पर। तो इस चेंज इन डायरेक्शन की वजह से क्या है, आपके पास एक एक्सेलरेशन आता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये टूवर्ड्स द सेंटर होता है। तो देखो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, हमेशा चेंज हो रहा है। तो इसीलिए एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपकी क्या है, कांस्टेंट नहीं होती है, क्योंकि उनका डायरेक्शन जो है चेंज होता है। ओके, नाउ फोर्स। So what is force? Force is an effort that changes the state of an object from rest or at the motion। मतलब जो फोर्स होती है उसकी वजह से अगर वो रेस्ट पर है तो मोशन में आ जाएगी, मोशन में है तो रेस्ट पर आ जाएगी, तो उसका स्टेट चेंज होता है। इससे जो है उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है, वेलोसिटी भी चेंज कर सकते हैं और उसका शेप भी चेंज कर सकते हैं आप किसी ऑब्जेक्ट का। और ये कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और न्यूटन में मेजर करी जाती है। नेट फोर्स की अगर हम बात करें तो नेट फोर्स हम लोग कैसे निकालते हैं कि मतलब जो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आ रही है वो चीज हम निकाल रहे हैं। वेक्टर क्वांटिटी है तो देखिए यहाँ पर ये जो है हमारे पास 6 न्यूटन इस डायरेक्शन में है और 3 न्यूटन आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो दैट मीन्स आई कैन से दैट 3 न्यूटन हम लोगों का रिजल्टेंट फोर्स जो है यहाँ पर इस डायरेक्शन में लग रहा है। सिमिलर वे में आप देखिए यहाँ पे 7 + 5 12 न्यूटन आपका लग रहा है ईस्ट डायरेक्शन में और 8 न्यूटन लग रहा है आपका वेस्ट डायरेक्शन में। सो आई कैन क्लियरली से दैट 4 न्यूटन जो है आपका नेट फोर्स है ईस्ट डायरेक्शन में। सिमिलर वे में अगर आप यहाँ पे देखें 20 न्यूटन है और 20 न्यूटन दो है, सो दैट मीन्स आई कैन से 40 न्यूटन फोर्स जो है आपका लग रहा है ईस्ट डायरेक्शन में। सो इस तरीके से हम लोग जो है रिजल्टेंट फोर्स जो निकालते हैं उसी को हम लोग नेट फोर्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। सो फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स होती है जो कि अपोज करती है मोशन, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसको अपोज करने वाली फोर्स होती है फ्रिक्शनल फोर्स, और ये हमेशा कांटेक्ट फोर्स होती है। तो यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं कांटेक्ट में होंगे तो उनके सरफेसेस पे जो है नीचे वही जो वहां पर जो फोर्स लग रही है वो जो है फ्रिक्शनल फोर्स होती है। सो यानी कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में मूव करा है तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है यहाँ पर लग रही है। नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमको बताती है कि जो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन पर रहेगा, अनटिल एंड अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई हो। तो यही हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं इसको, है ना। तो इनर्शिया क्या चीज है, ये एक प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की, ऑब्जेक्ट की, कि वो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर आके ना लगे। तो दैट मीन्स मोर इज द मास मोर इज द इनर्शिया। यहाँ पर आप देखिए इसके पास ज्यादा मास है तो ज्यादा इनर्शिया, यहाँ पर लेस मास है तो लेस इनर्शिया। तो ये इनर्शिया 3 तरीके का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब आप देखिए जब आप फ्लिक करते हैं इस कार्ड को तो ये कॉइन जो है इसमें नीचे करता है, यानी कि ये रेस्ट पर रहना चाहता था तो रेस्ट पर ही रहा। आपने कार्ड को हटाया तो ये कार्ड के साथ नहीं गया, है ना। तो रेस्ट पर था तो रेस्ट पर ही रहना चाहता था, फोर्स आपने केवल इस कार्ड पर लगाई थी तो कार्ड अपना चला गया, लेकिन जो आपके पास कॉइन था वो वहीं का वहीं रहा और फिर उस पर ग्रेविटी एक्ट करी और वो नीचे की तरफ गिर गया। इनर्शिया ऑफ मोशन यानी कि आपकी कार चल रही है, आपने सडनली जो है ब्रेक लगाए तो आप जो है मोशन में थे, सडनली ब्रेक लगाने की वजह से आपको एक फॉरवर्ड जर्क मिलता है। दैट इज ऑल्सो बिकॉज क्योंकि आप मोशन में थे तो मोशन में ही रहना चाहते हैं, तो ब्रेक लगाने से वो बॉडी जो है आपके अपर पार्ट जो है मोशन में ही रहा तो आपको एक फॉरवर्ड जर्क मिल जाता है।
इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या चीज है, आप जिस डायरेक्शन में हैं उसी डायरेक्शन में रहना चाहेंगे। तो इस तरीके से जब बस एकदम से ऐसे राउंड कर पे टर्न करती है तो आप ऐसे साइडवेज में टिल्ट जो हो जाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट इज द मोमेंटम। मोमेंटम आपका जो है प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, यानी कि आपको बता रहा है क्वांटिटी ऑफ मोशन, है ना, कि कितना जो है क्वांटिटी इस मोशन में जो है, या हाउ मच मास इज इन हाउ मच मोशन, यानी एक तरीके से आपको ये बता रहा है कि कितना इफेक्ट पड़ेगा अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को इस वेलोसिटी से कहीं पर आपने थ्रो करा तो। सो दैट इज द मोमेंटम। सो इसी से रिलेटेड हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। तो जो हम फोर्स को हम बार बार कह रहे हैं, तो फोर्स को हम कैसे मेजर करते हैं वो चीज बताती है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मतलब एक तरीके से सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है हमको एक क्वांटिटी, मतलब एक मैथमेटिकल फॉर्म दे रही है फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज द फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। तो अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है, फोर्स पता है, मास पता है, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। सो ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, सो इन दैट वे ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट इट। नाउ द नेक्स्ट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये आपको बता रही है कि एक्शन और रिएक्शन होता है, यानी कि अगर आपने किसी चीज पर फोर्स लगाई है तो वो चीज भी आप पर उतनी ही फोर्स अप्लाई करेगी। यानी कि अगर आपने किसी को 100 न्यूटन से धक्का दिया तो वो आपको एक बैकवर्ड फोर्स भी लगाएगा 100 न्यूटन की इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज द एक्शन रिएक्शन वाला। यानी कि जो ए ऑब्जेक्ट ने बी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई है, वही बी ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट पर लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमको बताता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में अगर हम बात कर रहे हैं, यानी कि जहां पर कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल चीज नहीं आई है, तो जो इधर जो मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन, वही मोमेंटम आपका आफ्टर कोलिजन, यानी कि मोमेंटम जो है आपकी एक कंजर्व रहेगी, कंजर्व क्वांटिटी है। सो मोमेंटम की बात करें यहाँ पर बिफोर कोलिजन हो जाएगा m1u1 प्लस m2 u2, और आफ्टर कोलिजन हमारे पास हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2। तो यानी कि ये जो है हमारे पास दोनों चीजें बराबर आ जाती हैं क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहेगा। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट दी चार्ज। फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की, तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, तो इस पर क्या होता है, चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर हम नेगेटिव बोलते हैं, इस पर हम पॉजिटिव बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो लाइक चार्जेस होंगे दे विल रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अगर हम इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की बात करते हैं तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। तो चार्ज को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, कूलाम में मेजर करते हैं। ओके, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमको बताता है कि जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल में ही एग्जिस्ट करेगा, यानी कि प्लस माइनस एन के फॉर्म में, है ना, यानी कि प्लस माइनस चार्ज की वजह से आएगा, एन के फॉर्म में ही आपके पास जो है इंटीग्रल मल्टीपल, यानी 1 2 3 4 इस तरीके से ही वैल्यूज रखेंगे, इसी के मल्टीप्लिकेशन। अगर हम बात करते हैं 3.4 3.2 1.2 1.7, तो इस तरीके से डेसिमल पोर्शन आर नॉट अलाउड। तो इस तरीके से हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बता रहा है कि ई के इंटीग्रल मल्टीपल में ही जो है हमारे पास जो चार्ज आएगा, वो वैल्यू जो आएगी वो इसी के ही इंटीग्रल मल्टीपल में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज दी करंट। सो करंट जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, इसी को हम करंट बोलते हैं, इसको हम मेजर करते हैं एम्पियर में। सो 1 एम्पियर विल बी इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T होता है। एक माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर भी इसकी यूनिट्स होती हैं, इनकी वैल्यू 10⁻⁶ एंड -3 एम्पियर होती है। ओके, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, अपोजिट टू दैट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट हम इसके ऑपोजिट लेते हैं, और करंट को हम लोग मेजर करते हैं यूजिंग द एमीटर एंड कनेक्टेड इन द सीरीज। नेक्स्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि हम दो पॉइंट के बीच के जो पोटेंशियल है उसका डिफरेंस निकाल रहे हैं हम, तो उसी को ही हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो सपोज करिए यहाँ पर ये 10 वोल्ट पर है और ये यहाँ पर 5 वोल्ट के पोटेंशियल पर है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट। तो यहाँ पे ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल बी 5 वोल्ट। सो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज होती है कि अगर हम किसी चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले गए हैं
तो जो वर्क करा है हमने जिस चार्ज को ले जाने में, दैट विल बी इक्वल्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। इसको हम मेजर करते हैं वोल्ट में, सो 1 वोल्ट विल बी इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम। कैसे मेजर करते हैं? हम वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं? इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सेल इज द सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ डिफरेंस बिटवीन द एमीटर एंड वोल्ट मीटर, तो एमीटर जो है आपका हमेशा सीरीज में लगेगा, वोल्ट मीटर आपका पैरेलल में लगेगा। जो रेजिस्टेंस होगा एमीटर का वो बहुत स्मॉल होता है, आइडियली बात करें तो 0 होता है, जो कि ऑल्दो पॉसिबल नहीं है। वहीं अगर हम रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर की बात करें तो वो आइडियली इन्फिनिटी होता है, अगेन दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, सो इट इज वेरी वेरी हाई एंड इट इज वेरी वेरी स्मॉल हियर। ओके, सो एमीटर जो है आपका करंट मेजर करता है, वोल्ट मीटर आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। कुछ सिंबल्स हैं, आपको ये सारे सिंबल्स पता होने चाहिए सर्किट में कि ये इन सब का क्या मीनिंग है। बहुत ही सिंपल से हैं, आप लोगों को आई थिंक ऑलरेडी पता भी होगा। नेक्स्ट इज दी ओम्स लॉ। सो ओम्स लॉ आपको बताती है कि जो करंट पास हो रहा है कि तो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स। और अगर हम इसके बीच में जब प्रोपोर्शनैलिटी की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स देयर विल बी सम कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज टर्म्ड एज द रेजिस्टेंस। ओके, तो वो हमारा जो कांस्टेंट आता है वो रेजिस्टेंस आता है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है V इज इक्वल्स टू IR आता है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिए। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। V इज इक्वल्स टू IR फॉर्मूला आपको यूज करना आना चाहिए। नेक्स्ट इज दी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या चीज है कि ये जो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की कि हमारा जो करंट है वो जाना चाह रहा है लेकिन ये रेजिस्टेंस उसको अपोज करता है, यानी कि वो चार्जेस को जो है जाने नहीं देना चाहता है। तो इसको हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? ओम में। सो दिस रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम। तो हमने अभी ऊपर देखा था V इज इक्वल्स टू IR, तो R हमारा क्या हो जाएगा? V अपॉन I। सो दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं दैट 1 ओम विल बी इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन एम्पियर। सो दैट इज द सेम थिंग हियर। सो पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट है और 1 एम्पियर करंट उसमें से फ्लो हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि रेजिस्टेंस उसका 1 ओम है। ओके, रियोस्टेट क्या है? रियोस्टेट जो है कि इस तरीके का डिवाइस होता है, हम इसको स्लाइड करके जो है रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं सर्किट में। तो ये रेजिस्टेंस देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे V और I पर डिपेंड करता हो, बट ऐसा है नहीं, इन दोनों में से किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि किस मटेरियल का वो बना हुआ है, उसकी लेंथ क्या है, थिकनेस क्या है और टेम्परेचर क्या है उस समय। सो दैट मीन्स अगर हम देखें तो टेम्परेचर हम जनरली जो है रूम टेम्परेचर की ही बात करते हो। मटेरियल भाई जिसका भी आपने ले लिया तो वही है, कॉपर लिया तो कॉपर, स्टील लिया तो स्टील, एल्यूमिनियम लिया तो एल्यूमिनियम, ठीक है। सो दिस R इज कम्स आउट टू बी, जब आप इसका फॉर्मूला निकालते हैं दैट R इज प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी A। इनको कंबाइन करके हमारे पास एक कांस्टेंट लाते हैं, सो R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A आ जाता है। ये जो यहाँ पर रो होता है इसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। सो ये रेजिस्टिविटी क्या चीज होती है? रेजिस्टिविटी, इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जो बताती है दैट हाउ स्ट्रांगली द इट विल रेजिस्ट द इलेक्ट्रिक करंट। ये रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है? मटेरियल की, है ना, कि किस सब्सटेंस का वो जो है वायर या ब्लॉक आपने बनाया है। सो इट विल नॉट चेंज इफ द लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बट चेंजेस विद चेंज इन द टेम्परेचर। यानी कि रेजिस्टिविटी जो है आपके, ये रेजिस्टेंस होता है और ये रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी अगर आपने L और A चेंज कराए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। R चेंज होगा अगर आपने L और A चेंज करा, बट रेजिस्टिविटी जो है चेंज नहीं होगी अगर आपने L और A को चेंज करा है। सो ये एक पर्टिकुलर मटेरियल की होती है, जैसे सिल्वर की बात करें तो इन सब की मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि किस मटेरियल की कितनी रेजिस्टिविटी है। तो अगर हम देखें यहाँ पर कंडक्टर्स की तो 10⁻⁻8 ऑर्डर की है। अलॉयज की बात करें तो 10⁻⁻6 ऑर्डर की है। और इंसुलेटर की बात करें तो 10⁻13, 14, 15 इस ऑर्डर की है। सो दैट मीन्स हम लोग देख सकते हैं कि कंडक्टर्स के लिए बहुत ही कम है रेजिस्टिविटी, अलॉयज के लिए भी कम है, बट इंसुलेटर्स के लिए भी बहुत ज्यादा है। सो दैट मीन्स ये जो है करंट को फ्लो होने नहीं देते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज द इंसुलेटर। नेक्स्ट इज द रजिस्टर इन सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सर्किट्स के आपके पास आ जाते हैं क्वेश्चन।
तो सर्किट्स वाले क्वेश्चन में जो है कि कुछ सीरीज में दे दिया, पैरेलल में दे दिया है, तो वो टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना आना चाहिए। सो अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो टोटल रेजिस्टेंस आपका उनके एल्जेब्राइक सम के बराबर आ जाता है। अगर वहीं वो पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो उनका जो आपको टोटल निकालना है दैट विल बी इक्वल्स टू दी रेसिप्रोकल समेशन आपको लेकर, और फिर टोटल का भी रेसिप्रोकल ले लेना है। सो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल द टोटल रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम। सेम चीज वही बात मैंने आपसे अभी कही है। तो अगर हम देखें तो सीरीज में जो है वोल्टेज आपके पास क्या होती है, डिफरेंट होती है, वहीं पैरेलल में वोल्टेज आपके पास सेम होती है। करंट जो है सीरीज में सेम होता है बट पैरेलल में डिफरेंट होता है। रेजिस्टेंस जो है आप टोटल निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से सीरीज में, और पैरेलल में निकाल लेते हैं। यहाँ पर अगर एक कोई भी कंपोनेंट आपका बर्न आउट हो गया तो पूरा का पूरा सर्किट गया, लेकिन अगर इधर यहाँ पर हमारे पास ये कंपोनेंट बर्न आउट हुआ लेकिन बाकी के दोनों क्या करेंगे, काम करते रहेंगे। इसीलिए हम हाउस होल्ड में जो कनेक्शंस होते हैं दे आर इन दी पैरेलल। नेक्स्ट इज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रख लेना है दैट H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। यही हमको कि कितनी हीट प्रोड्यूस होती है कि अगर हम आई करंट फ्लो कर रहे हैं आर रेजिस्टेंस से टी टाइम के लिए, तो जो हीट प्रोड्यूस होगी दैट विल बी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। इसके एप्लीकेशंस जो हैं आप ये आयरन, दिस हीटिंग रॉड, टोस्टर, ये सब क्या है, इसी के एप्लीकेशंस हैं। ओके, नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक फ्यूज। आप लोगों को पता है घर में सेफ्टी डिवाइस के पर्पस पे ये जो है हमारे पास यूज होता है। ओके, नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक पावर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक भी याद कर लीजिए, बाकी के दोनों आप निकाल लेंगे। जैसे P इज इक्वल्स टू वी आई है, आपने I की जगह जो है आपको पता है ओम्स लॉ से V इज इक्वल्स टू आई आ, तो अब यहाँ पर जो है एक बार V की वैल्यू रख दी, एक बार I की वैल्यू रख दी, आपके पास फॉर्मूले आ जाएंगे। सो मैं अगर पहले I की वैल्यू रखती हूँ तो दैट विल बी V अपॉन आर, सो दैट मीन्स इट विल बी V स्क्वायर अपॉन आर। अब मैं अगर V की वैल्यू रख देती हूँ तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, आई आर, सो दैट मीन्स आई आर इंटू आई, सो दैट विल बी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, सो दैट मीन्स द सेम फॉर्मूला इज हियर। तो इस तरीके से आप लोग पावर के डिफरेंट फॉर्मूले निकाल सकते हैं। तो ये बताता है दैट एट विच रेट दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड। ओके, इसकी एसआई यूनिट होती है वॉट, और इसकी जो कमर्शियल यूनिट फॉर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट विल बी किलोवाट आवर, है ना, जिसको हम एक यूनिट भी बोलते हैं। सो 1 किलोवाट आवर विल बी इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। नेक्स्ट इज दी मैग्नेट्स। मैग्नेट्स आप लोग बचपन में भी बहुत खेले होंगे। ये जो है हम लोग यूटिलाइज करते हैं आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। साउथ पोल यानी कि जो लाइक पोल्स होंगे दे विल बी रिपेलिंग ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स विल अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, जैसे नॉर्थ एंड साउथ दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मैग्नेट, that it will have two poles, north and south, like poles and unlike poles repel and attract each other, and a freely suspended bar magnet align itself in nearly north south direction। यानी कि क्या चीज कह रहे हैं कि जो हमारे पास अगर हमने इस तरीके से मैग्नेट को सस्पेंड करा है फ्रीली, तो क्या करेगी, इट विल अलाइन इटसेल्फ, जहां पर भी नॉर्थ डायरेक्शन होगा उसमें अपने आप को अलाइन कर लेगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं आप, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आप देख रहे हैं, इधर भी ऐसे ही है, और इट विल ऑल्सो अलाइन इटसेल्फ इन द सेम डायरेक्शन। अब मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी। तो इन फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, दैट दे आर दी क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक भी। एंड दे ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल, यानी कि नॉर्थ पोल से आती हैं और साउथ पोल पर एंड हो जाती हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस है तो इनसाइड भी इसके चलती हैं, और तो दैट मीन्स इनसाइड द मैग्नेट इट विल बी फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, क्राउडेड होती हैं नियर द पोल्स, जहां पर की मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी स्ट्रांग होती है। ओके, नेक्स्ट इज द राइट हैंड थंब रूल। अब देखिए, जब करंट फ्लो होता है तो उसके साथ जो है मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएट होती है। तो अगर हमें वो पता करना है कि किस डायरेक्शन में है वो मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो आपको ये पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। तो अपने राइट हैंड लीजिए और उसके थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट में रखिए। तो जिस डायरेक्शन में आपकी ये फिंगर्स कर लूंगी तो वही डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। सो राइट हैंड थंब रूल से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए स्ट्रेट करंट कंडक्टर, यानी कि वही चीज है,
कंसेंट्रिक सर्कल्स जो है आपके पास बन जाते हैं करंट, अगर आपका जो है स्ट्रेट कंडक्टर से जो है करंट पास हो रहा है। वहीं अगर सर्कुलर लूप से पास हो रहा है तो ये हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल्स आएंगे, लेकिन सेंटर से एक हमारे पास इस तरीके से लाइन पास हो जाएगी। ओके, हम लोग अगर बात कर रहे हैं सर्कुलर लूप की तो यहाँ पर भी कंसेंट्रिक सर्कल्स आएंगे हर एक पॉइंट पे और लार्जर होते जाएंगे एज वी मूव अवे फ्रॉम इट। और लेकिन जो सेंटर से पास होगा वहां पर जो है आपकी ये नॉर्थ एंड साउथ की स्ट्रेट लाइन निकल कर जाएगी। ओके, सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज सेम। नेक्स्ट है सोलेनॉइड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। सो सोलेनॉइड इज ए कॉइल ऑफ many circular turns of the insulated copper wire wrapped closely in a cylindrical form। इस तरीके से सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो है हमारे पास अगर हमने इस तरीके से टर्न्स करे हैं और उसको ऐसे रख दिया तो दैट वी कॉल एज दी सोलेनॉइड। तो यहाँ पर जो है सोलेनॉइड जो है इट विल बिहेव लाइक दी बार मैग्नेट। इनसाइड जो है यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, ध्यान रखना है इस बात को। और ये जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है हमने निकाले, वो कैसे निकालते हैं हम लोग, इस तरीके से। अगर करंट जो है हमारा इस तरीके से क्लॉकवाइज है ना, करंट अगर हमारा क्लॉकवाइज है, ओके सॉरी, करंट हमारा क्लॉकवाइज है, सो इट विल बी द साउथ पोल। अगर हमारे पास करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज है ना, कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो नॉर्थ पोल की तरह हमारे पास वो बिहेव करेगा। तो ये लूप में आपको देखना है कि करंट कैसे है। यहाँ पर हमारे पास अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा करंट तो नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा, और यहाँ पर हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा इट विल बिहेव लाइक ए साउथ पोल। ओके, आउटसाइड दी सोलेनॉइड नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड दी सोलेनॉइड साउथ टू नॉर्थ रहती है, और इनसाइड दी सोलेनॉइड जो है मैग्नेटिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म रहती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या चीज है, अगर हम सोलेनॉइड में जो है करंट पास करते हैं तो उसके अंदर जो भी आप मटेरियल रखेंगे तो वो जो है आपका इजीली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। तो जब तक ही मैग्नेटाइज्ड होगा जब तक उसमें जो है करंट फ्लो करेगा। अगर करंट फ्लो करना बंद कर दे तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी लूज हो जाएंगी। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज द इलेक्ट्रोमैग्नेट और टेम्पररी मैग्नेट। इसकी स्ट्रेंथ आप वेरी कर सकते हैं इफ यू विल चेंज द करंट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किससे दी जाएगी, म्यू नॉट एन आई। करंट चेंज करिए तो आप इजीली स्ट्रेंथ भी चेंज कर सकते हैं। पोलैरिटी कैन बी रिवर्स, यानी कि अगर आपका ये नॉर्थ है और ये साउथ है तो आपको अगर ये पोलैरिटी चेंज करनी है, यानी इधर साउथ लाना है इधर नॉर्थ लाना है, तो वो भी आप इजीली चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। यानी अगर पहले ऐसे फ्लो कर रहा है तो आप दूसरी बार में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवा देंगे। नेक्स्ट है परमानेंट मैग्नेट, यानी कि ये जो है हमारा इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, स्ट्रेंथ इसकी फिक्स्ड होगी। स्ट्रेंथ हम वहां पर चेंज कर सकते थे, यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते हैं। पोलैरिटी भी हम इधर चेंज नहीं कर सकते हैं, सो दे आर जनरली कंसिडर्ड एज द वीक मैग्नेट। Now force on a current carrying conductor in a magnetic field। तो अगर हमको फोर्स निकालनी है किसी कंडक्टर पर जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो हम निकालते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। तो क्या होता है कि ये जो है हमारे पास नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इस तरीके से फील्ड है और ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है। तो अब हमें निकालना है कि इस पर जो है फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, तो वो हम निकाल सकते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। यानी कि क्या चीज है ये बता रही, आप अपने लेफ्ट हैंड को लीजिए तो ये फर्स्ट फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड बताएगी और ये मिडिल फिंगर जो है आपको डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगी और ये थंब जो है आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा। इन तीनों को आपको म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऐसे रखना है इस तरीके से। और आपका ये जो थंब है विच इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स हियर, यहाँ पर देखो तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता रहा है। क्यों, क्योंकि देखो ये नॉर्थ टू साउथ जो है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो फिंगर जो है उसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। ओके, करंट हमने जो है क्या लिया है कि इस वायर में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो हमने इस वाली फिंगर को भी वैसे ही रखा है। तो ये हमारा जो थंब है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, अपवर्ड में आ रहा है। तो दैट मीन्स जो फोर्स लग रही है इस वायर पर दैट विल बी इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। वहीं अगर मैं इधर देखिए करंट को चेंज कर देती हूँ, करंट को चेंज कर दिया मैंने, इस डायरेक्शन में कर दिया, तो दैट मीन्स ये वाली फिंगर मेरी उस डायरेक्शन में चली जाएगी इस तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यही रहना है, तो दैट मीन्स अब मेरा थंब जो है डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है। सो दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि इस केस में कैसी हो जाएगी, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। सो इस तरीके से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर नोइंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर जो है आपका क्या है, एक डिवाइस है जिससे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट
हो जाती है। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि आप जो है इंड्यूस कर रहे हैं करंट को या ईएमएफ को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो ये कैसे इंड्यूस होती है, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड और सम करंट इज इंड्यूस्ड। तो वो जो करंट हुआ है इंड्यूस, उसी को हम लोग इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। ओके ये जो इंड्यूस्ड करंट है दिस इज गिवन बाय द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ध्यान रखिएगा राइट हैंड रूल हम लोग जो है इंड्यूस्ड करंट के लिए यूज करते हैं। सेम वे में हमारी फर्स्ट फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड और सेकंड फिंगर इंड्यूस्ड करंट और थंब जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स या मोशन आपको बताता है। सो दैट्स हाउ यू विल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। इस तरीके से इस बार लेकिन कौन सा यूज करना है, राइट हैंड यूज करना है। पिछले वाले में हमने कौन सा यूज करा था, लेफ्ट हैंड यूज करा है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक जनरेटर। जनरेटर क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एक होता है एसी, एक होता है डीसी। सो एसी और डीसी में क्या अंतर है, सिर्फ और सिर्फ कि एसी में हम लोग जो है स्लिप रिंग्स यूज करते हैं और डीसी में हम लोग यहाँ पर कम्यूटेटर यूज करते हैं। नेक्स्ट डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। सो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है हमारे पास 3 वायर होते हैं, अर्थ वायर, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर जो है ब्लैक कलर का होता है, लाइव वायर जनरली रेड कलर का होता है और जो अर्थ वायर होता है वो सेफ्टी पर्पज से होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो आपके पास जो है 3 तरीके के वायर होते हैं। इन लाइव वायर और न्यूट्रल वायर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज ऑफ दी 220 वोल्ट्स। जो इंडिया में यूटिलाइज होता है दैट इज ऑफ दी 220 वोल्ट। ओके नेक्स्ट इज दी साउंड। सो साउंड क्या चीज होती है, जो हम कान से सुन पाते हैं, जो सेंसेशन फेल्ट कर पाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं sound. So it is a form of energy which enable us to hear or it will travel in the form of the waves. इस चीज का ध्यान रखना है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे होता है, बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स लाइक ड्रम, गिटार। इसमें जो है स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है, इसमें ये वाइब्रेट कर रहा है। यहाँ जब मैं बोल रही हूँ तो टॉन्सिल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। सो इस तरीके से वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से साउंड प्रोड्यूस होती है। सो व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ दीज वेव मोशन। देखो एक होती है मैकेनिकल, एक होती है नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल में आपको मीडियम नहीं चाहिए होता है, बट मैकेनिकल में मीडियम चाहिए होता है। सो इसमें जो है आपके पास 2 तरीके की होंगी, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो होंगी जहां पर की वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स इज सेम एज दैट ऑफ द प्रोपगेशन, और ट्रांसवर्स में जो है जो वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल होगा परपेंडिकुलर होगा दैट ऑफ द प्रोपगेशन। ओके सो प्रोपगेशन ऑफ साउंड क्या है, मतलब कि साउंड जो है आपका टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, मतलब पार्टिकल्स जो है मीडियम में वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, जिस वजह से हमारी साउंड जो है प्रोपगेट कर पा रही है, यानी कि आगे की तरफ बढ़ पा रही है। तो ये कौन सी वेव हो जाएगी हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल वेव हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है ये मैकेनिकल वेव है, तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, मीडियम चाहिए ही चाहिए। सो अगर मीडियम नहीं होगा तो कौन से पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे जो साउंड प्रोपगेट करे। सो मीडियम इज नेसेसरी फॉर द this mechanical waves. So sound waves also need a medium for its propagation. So these are known as the longitudinal waves. यहाँ पर क्योंकि vibration of the particles क्या होता है, same होता है as that of the propagation. यानी कि इस तरीके से आप देख रहे हैं ये पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहे हैं वो ऐसे ऐसे करेंगे और जो प्रोपगेशन है वो भी उसी डायरेक्शन में है। दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड एज द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, पिच, लाउडनेस, क्वालिटी, ये सारी करेक्टरिस्टिक्स हमको पता होनी चाहिए। सो वेवलेंथ क्या चीज है, सिंपली एक डिस्टेंस होता है क्रेस्ट, कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच में जो है डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। जनरली हम इसको किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। ओके एम्पलीट्यूड क्या है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, यानी कि मैं बात कर रही हूँ आपसे जैसे पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं वो अपनी मीन पोजीशन से यहाँ गया फिर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो ये जो यहाँ से यहाँ गए तो ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हुआ दैट इज टर्म्ड एज दी, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज टर्म्ड एज दी एम्पलीट्यूड। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड आ जाता है। फ्रीक्वेंसी जो है आपको बताती है कि 1 सेकंड में कितने कंप्लीट नंबर ऑफ आपके पास वाइब्रेशंस हुए हैं। सो दैट विल टेल यू दी फ्रीक्वेंसी। सो अगर सपोज करिए 1 सेकंड में 4 कंप्लीट साइकिल हुए हैं देन वी विल कॉल इट एज दी 4 हर्ट्ज
फ्रीक्वेंसी। अगर 14 आपके पास कंप्लीट साइकिल हुई है 1 सेकंड में, देन वी विल कॉल इट एज दी 14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, है ना। तो इसको हम मेजर किस में करते हैं, हर्ट्ज में करते हैं। टाइम पीरियड की बात करें तो एक पूरी कंप्लीट साइकिल में जितना टाइम लगेगा, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। एक साइकिल को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा वो हमारे पास टाइम पीरियड होता है। और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड क्या है कि भाई कितनी तेजी से हमारी ये जो है वेव ट्रेवल कर रही है। हम लोग यहाँ पर साउंड की बात कर रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि देखो एयर में जो है पार्टिकल जो है हमारे बहुत दूर दूर होते हैं, तो स्लोएस्ट होती है, यानी कि गैसियस में हमारे पास स्लोएस्ट है यहाँ पर, और सॉलिड में हमारे पास जो है फास्टेस्ट है ना। यानी कि अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में लगाएंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में, तो इस तरीके से फास्टेस्ट किस में होगी, सॉलिड में होगी, उसके बाद लिक्विड में, और उसके बाद गैसियस फॉर्म में होगी, ठीक है। सो इस तरीके से आपको जो है स्पीड लगानी आनी चाहिए। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट यू ऑलरेडी नो। सो इसको आप जो है फॉर्मूला एक और आ जाता है, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ओके, जो हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला आ जाता है, दैट ऑल्सो कम्स एज द वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इज दी लाउडनेस। लाउडनेस क्या बताती है कि जैसे आप बहुत ही धीमी आवाज या बहुत तेज आवाज है, दैट इज दी लाउडनेस। सो लाउडनेस जो है किस पर डिपेंड करेगी, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करेगी। सो लाउडनेस विल डिपेंड ऑन दी एम्पलीट्यूड, इस चीज का ध्यान रखिएगा, इट विल डिपेंड ऑन दी एम्पलीट्यूड। ज्यादा एम्पलीट्यूड है तो मतलब कि लाउड साउंड है, कम एम्पलीट्यूड है तो मतलब कि फीबल साउंड यानी कि सॉफ्ट साउंड है। पिच की बात करें तो पिच जो है आपको श्रिल और फ्लैटर साउंड में, यानी कि मेंस वॉइस और वुमेन्स वॉइस में डिस्टिंग्विश करने के काम में आती है। सो इट डिपेंड्स ऑन दी फ्रीक्वेंसी। थिन साउंड यानी कि वुमेन साउंड, थिक साउंड यानी कि मोटी आवाज जो है दैट इज ऑफ दी मेन साउंड। नेक्स्ट इज दी क्वालिटी। अगर हमारे पास एम्पलीट्यूड और पिच यानी कि लाउडनेस और पिच सेम है, तब अगर हमें डिस्टिंग्विश करना होता है दो वेव्स के बीच में, देन वी कैन डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ द वेव फॉर्म। यहाँ पर ये दो वेव्स हैं, इधर जो है इनका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी जो है सेम है, लेकिन फिर भी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिकॉज देयर वेव फॉर्म इज डिफरेंट। यानी कि अगर आप बात कर रहे हैं, हम लोग एक तबला बजा रहे हैं और एक पियानो बजा रहे हैं, यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश कि ये तबला की साउंड है और ये पियानो की साउंड है। क्योंकि इनका वेव फॉर्म क्या है, अलग अलग है। ओके, सो दैट इज द क्वालिटी ऑफ साउंड। नेक्स्ट इज दी एको। एको क्या चीज है, जिसे हम बोलते हैं गूंज। तो गूंज को सुनने के लिए कम से कम 0.1 सेकेंड का गैप होना चाहिए। ये गूंज क्या चीज है, मतलब रिपीटिशन ऑफ साउंड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड वेव, उसको हम लोग बोलते हैं एको। सो एको सुनने के लिए मिनिमम 17.2 मीटर का जो है डिस्टेंस होना चाहिए टू हियर दैट एको। नेक्स्ट इज दी रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्या चीज होती है, जो परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन ए बिग होल ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन। मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन की वजह से दूरी से ये क्लोज में ही केवल पॉसिबल होता है, तो हम इसे रिवर्बरेशन बोलते हैं। ओके, लाइक सीलिंग, फ्लोर, इन सब से जो है साउंड रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, रिवर्बरेटेड साउंड बोल रहे हैं। ओके, इसको हम लोग रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग समथिंग विच कैन एब्जॉर्ब साउंड, लाइक कारपेट्स और हैवी कर्टेन्स। ये सब चीजें हम लोग यूज करके जो है रिवर्बरेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सो इसके क्या क्या एप्लीकेशन है आप लोग देख सकते हैं, सॉरी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के। तो यहाँ पर जो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, स्टेथोस्कोप, दिस ट्रम्पेट, लाउड स्पीकर, दिस मेगाफोन, दीज आर दी एप्लीकेशन। नाउ व्हाट इज द रेंज ऑफ हियरिंग, आप लोग कितना जो है सुन पाते हैं। हम लोग जो है, हमारी जो रेंज है वो केवल 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज है, हम केवल इतनी ही रेंज तक सुन पाते हैं। दीज आर दी रेंज ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स वगैरह, यानी ये इससे कम ज्यादा भी सुन सकते हैं। तो जो 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है उन्हें हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, और जो इससे कम फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है उन्हें हम बोलते हैं इंफ्रासाउंड। ओके, सो आप देख सकते हैं कि इंफ्रासाउंड जो है एलिफेंट भी सुन सकते हैं, माउस, सॉरी डॉल्फिन्स, ये सब जो है हमारे पास मतलब जो भी 20 हर्ट्ज से नीचे आ जाएंगी वो जो है हमारी क्या होती हैं, इंफ्रासाउंड सुन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ द अल्ट्रासाउंड।
अल्ट्रासाउंड की क्या क्या एप्लीकेशन होती है कि आप जो है मेटल किसी ब्लॉक में जो है इस तरीके से कोई क्रैक है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड जनरली डॉक्टर्स के पास आपने देखा होगा इस तरीके से स्कैनिंग जो होती है उसे हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, ओके, जिससे कि हमें किडनी स्टोन्स का पता चल सकता है और सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो उनको स्टोन्स को ब्रेक करने के लिए भी हम लोग अल्ट्रासाउंड को यूज करते हैं। फाइंडिंग द डिस्टेंस, यहाँ पर हम अल्ट्रासाउंड को सेंड करते हैं, वापस आती है तो हम लोग उसके कैलकुलेशंस के बाद निकाल लेते हैं कि कितनी दूराई पर ये है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। सो ह्यूमन ईयर जो है हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड द इनर ईयर। तो क्या होता है यहाँ पर हमारे पास साउंड आती है सबसे पहले आउटर ईयर में पिन्ना के थ्रू, एंड देन ये पिन्ना क्या करता है कि आपकी साउंड को जो है कलेक्ट कर लेता है और फिर जो है इधर हमारे को ऑडिटरी कैनाल में भेज देता है। अब ऑडिटरी कैनाल में जब वो जाती है तो ये यहाँ पर जो है हमारे पास ये ईयर ड्रम होता है, तो ईयर ड्रम जो है वाइब्रेट करता है। अब ये जो वाइब्रेट करता है तो इसके साथ ही अटैच्ड होती हैं ये 3 छोटी छोटी हड्डियां जिनका नाम है हैमर, एनविल एंड स्टिरअप, है ना। तो ये 3 छोटी छोटी जो है बोन्स है हमारे पास, तो इन बोन्स को क्या होता है मूवमेंट होता है एंड देन थ्रू दैट मूवमेंट यहाँ पर जो है हमारे पास प्रेशर काफी ज्यादा हो जाता है, इसमें एक फ्लूइड फिल होता है इस कॉक्लिया शेल में, तो ये फ्लूइड जो है आपका वाइब्रेट करता है एंड देन थ्रू दीज नर्व्स ये जो है साउंड आपकी ब्रेन के पास पहुंच जाती है। यानी कि जो साउंड आई आपकी ईयर ड्रम पर, फिर उसकी वजह से दीज बोन्स मूव, इन बोन्स ने मूव करा, इधर ये जो फ्लूइड फिल था इसमें जो है आप इसने प्रेशर लगाया जो कि आपकी नर्व्स ने फाइंड करा और जो है आपको आगे इंफॉर्मेशन ब्रेन को भेज दी कि भाई ये साउंड आई है। ओके, नेक्स्ट इज दी वर्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो इस थीटा के बेसिस पर आता है कि थीटा हमारा कब जो है पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो है दिस वर्क इज गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, सो दिस इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। तो इससे जनरली जो क्वेश्चन आएगा थीटा के बेसिस पे आएगा। अगर थीटा आपका 0 होगा तो पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा, थीटा आपका 180 होगा तो नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा, और थीटा आपका 90 हो जाएगा तो 0 वर्क डन हो जाएगा। क्योंकि नेगेटिव क्यों हो जाएगा, क्योंकि cos 180 क्या हो जाता है -1 हो जाएगा, cos 0 हमारे पास +1 रहता है, इसीलिए पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 वर्क डन हो जाता है। सो वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल होती है ना। हम इसको किस में मेजर करते हैं, जूल में मेजर करते हैं। सो इट इज गिवन बाय दी 1 Newton when 1 Newton force is applied and it displaces a body by a distance of 1 meter in the direction of the force applied, यानी क्या कह रहे हैं, थीटा यहाँ पर 0 डिग्री ले रहे हैं, तो तब हम कहेंगे कि 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। ओके, नेक्स्ट इज दी एनर्जी। एनर्जी हमारी कैपेसिटी टू डू वर्क होती है। सो हम जो बेसिकली यहाँ पर पढ़ेंगे केवल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ दी मोशन जो एनर्जी होती है उसे हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज इक्वल्स टू हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में जो रिलेशन है दैट इज इक्वल्स टू दी p²/2m, ये भी आपको याद रखना है। ना वर्क एनर्जी थ्योरम आपको क्या बताती है कि अगर जो है आपने कुछ वर्क करा है तो उसकी वजह से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है तो वो वर्क डन के बराबर होता है। सो दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, यानी कि अगर आपने सपोज करिए कार इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज एक्सेलरेटेड, आपने सडनली उसको एक्सेलरेट करा, सो दैट मीन्स नाउ सम वर्क हैज डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी। अब इंक्रीज करने के लिए उसकी वेलोसिटी जो है कुछ वर्क करना पड़ा है, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन बाय द इंजन। सो हम वो वर्क डन भी कैसे निकाल सकते हैं कि सपोज करिए पहले 20 पर चल रही थी फिर 40 km/h पर हो गई, तो अब आप क्या कर सकते हो कि इससे जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, जो भी मास है। सो हाफ mv² आप कर देंगे, यहाँ पर भी हाफ mv² कर देंगे हम लोग, और फिर जो है इनका डिफरेंस ले लेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि इतना वर्क डन हुआ है। सो वर्क एनर्जी थ्योरम टेल्स यू दिस थिंग। नेक्स्ट इज द पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारे पास 2 तरीके की होंगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ द पोजीशन, जो एक एनर्जी होगी यानी हाइट पर है तो उसके पास एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी दैट वी कॉल एज द पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू द mgh। ये हमारी कितनी आती है, mgh के बराबर आ जाती है।
ओके, सो यू कैन इजीली कैलकुलेट m मास जो है h हाइट पर रखा है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, सो यू कैन इजीली कैलकुलेट दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ द कॉन्फिगरेशन, है ना, एंड इट इज गिवन बाय द हाफ kx स्क्वायर. और x क्या चीज होती है हमारे पास यहाँ पर, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन और द इक्विलिब्रियम पोजिशन, यानी चाहे स्ट्रेच करिए या फिर कंप्रेस कर लीजिए. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में क्या हो रहा है हमारे पास कि एक एनर्जी जो है दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है. जैसे आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक सर्टेन हाइट पर जो है वाटर स्टोर है, तो ये यहाँ पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है. फिर हमने वाटर को जाने दिया तो इसमें ये पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में. ये काइनेटिक एनर्जी हमने यूटिलाइज करी इसके टरबाइन को घुमाने में. देन थ्रू द डायनामो वी हैव चेंज्ड इट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने क्या करा है, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में करा, काइनेटिक को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमको बताती है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि कांस्टेंट रहनी है टोटल एनर्जी. ठीक है, नेक्स्ट इज दी पावर. पावर हमने ऊपर भी देखा था, यहाँ पर भी वही चीज है. द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज दी पावर. इसको हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, वॉट में ही मेजर करते हैं. लेकिन अगर हम फोर्स और वेलोसिटी के टर्म्स में देखें देन द फॉर्मूला इज गिवन बाय द एफ वी. ओके, और जनरली जो इधर पूछा जाता है दैट इज इक्वल टू 3 की जो एनर्जी है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी दैट विल बी इक्वल्स टू दी 3. इसको जूल में चेंज करने के लिए, यानी कि किलोवाट आवर को जूल में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज एन इंपॉर्टेंट वन. एंड ऑल्सो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वॉट्स. ओके, नेक्स्ट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है आपको बताती है कि फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका फॉर्मूला दे देती है एक एक्चुअल में. सो दिस इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड जी का मल्टीप्लीकेशन कर दिए. सो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर और डी स्क्वायर. यू कैन से ये g जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, कहीं पर भी चले जाइए कि ये चेंज नहीं होगी. 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर यही रहनी है. ओके, तो यानी अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में d डिस्टेंस है, वो ऑब्जेक्ट्स m1 और m2 मास के हैं, तो जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, देन यू कैन कैलकुलेट थ्रू दिस फॉर्मूला. ओके, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इसकी वजह से ही हम धरती पर टिके हुए, नहीं तो हम लोग तैर रहे होते. ओके, सो मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन एंड द टाइड्स ड्यू टू द मोशन ऑफ द मून एंड द सन इज ऑल्सो देयर. इससे हम ये जो है एक्सप्लेन कर पाते हैं दीज फिनोमेना. नेक्स्ट इज द फ्री फॉल. फ्री फॉल यानी कि आप लोग जो है केवल और केवल अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के ही इफेक्ट में गिर रहे हैं, तो हम उसे बोलते हैं फ्री फॉल. ओके, यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है दैट कम्स आउट टू बी कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर. आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ, जी आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. तो जब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं इसकी वैल्यू आ जाती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, सो दैट मीन्स इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली वो ये है कि दो ऑब्जेक्ट्स आपको ले लेंगे, एक बहुत हल्का ले लेंगे, एक बहुत भारी ले लेंगे, दोनों को आपने एक ही टाइम पे गिराया है तो वो जो है एक ही टाइम पर गिरेंगे. ये केवल और केवल वैक्यूम में ही पॉसिबल है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस आ जाता है, इसीलिए हम लोग ये देख नहीं पाते हैं. क्योंकि हम लोग केवल फ्री फॉल की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स इट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी ओनली. सो इन दैट केस दे विल फॉल at the same time or strike the earth at the same time. Okay, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि जो अर्थ का शेप है, क्योंकि वो प्रॉपर स्फेरिकल शेप नहीं है, इट इज बल्ज्ड आउट एट द इक्वेटर एंड इट इज फ्लैटेंड एट द पोल्स. तो यानी कि ये रेडियस एट द पोल इज लेस देन द रेडियस एट द इक्वेटर. इस वजह से हम लोग कह सकते हैं दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ग्रेटर एट द पोल्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ द इक्वेटर. नाउ इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल, जो हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, उन्हीं को अगर हम लोग जो है वैल्यूज को चेंज करें तो केवल और केवल ए की जगह जी रख दीजिए और एस की जगह एच रख दीजिए, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाती है फॉर द फ्री फॉल
बॉडीज। नाउ मास वर्सेस वेट। मास जो है आपका कहीं पर भी चले जाइए चेंज नहीं होगा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। वेट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, ये वेट क्या है, एक्चुअल में एक तरीके की फोर्स ही है जो कि अर्थ अप्लाई कर रही है किसी ऑब्जेक्ट पे। सो दैट विल बी इक्वल्स टू mg। तो यानी कि हम इस वेट को न्यूटन में मेजर करते हैं। ओके, सो मास क्या चीज है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। वेट क्या है, फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स इट। सो मास जो है ये एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटीज है, कहीं पर भी चले जाइए चेंज नहीं होगी, और ये जो है प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाएगी क्योंकि जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। सो इट कैन नेवर बी जीरो बट इट इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि क्योंकि वहां पर जी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। यूनिट क्या है, किलोग्राम है, और ये इसकी न्यूटन होती है। ओके, नेक्स्ट इज दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज ऑन दी डिफरेंट प्लैनेट्स, जो जी की वैल्यू होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो बस आपको याद रखनी है वो ये है कि मून पर जो है वेट 1/6 दैट ऑफ द अर्थ होता है। ओके, नेक्स्ट इज दी थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होती है, एक परपेंडिकुलर मतलब फोर्स ही होती है, बस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम लगा रहे हैं तो हम उसे थ्रस्ट बोल देते हैं। सो इट इज मेजर्ड इन दी न्यूटन। सो व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर इज दी फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। लेकिन फोर्स आपकी कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर वाली होनी चाहिए, तब हम लोग कहते हैं ये प्रेशर जो है फोर्स पर यूनिट एरिया है। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही कम प्रेशर होगा, इस चीज का ध्यान रखिए। जितना कम प्रेशर होगा उतना जितना कम एरिया होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। तो जैसे पिन है, यहाँ पर एरिया बहुत कम है, इसीलिए जब आप हल्का सा इधर टच कराएंगे और हल्का सा भी ऐसे करेंगे तो आपको बहुत तेजी से एकदम से चुभ जाता है, क्योंकि प्रेशर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट इज द प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में जो है प्रेशर डिफरेंट होता है और वो डिफरेंट फॉर्मूले से गिवन होता है, दैट इज गिवन बाय दी एच रो जी। एच रो जी से हम लोग ये देते हैं। तो यानी कि अगर हमारे पास सेम हाइट तक जो है वाटर रहे, बेस एरिया डिफरेंट है चाहे, क्योंकि फ्लूइड्स में जो है प्रेशर आपका बेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, हाइट पर डिपेंड करता है। सो दैट्स वाई ये एच रो मतलब कि डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो इन चारों में क्या है, हमारे पास वाटर ही है, तो डेंसिटी भी सेम रहेगी। जी सेम जगह पर अगर आप मेजर कर रहे हैं तो जी भी हमारा सेम रहेगा। सो दैट मीन्स एरिया पर डिपेंड ना करके, ये हम फ्लूइड्स में बात कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पर प्रेशर जो है हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा इन चारों केसेस में। ओके, नेक्स्ट इज दी ब्यूएंसी। ब्यूएंसी क्या चीज होती है, ये एक अपवर्ड फोर्स होती है ना, जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगती है फ्लूइड में, उसे हम लोग ब्यूएंसी कहते हैं। सो इट विल डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ द इमर्स पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ना नेक्स्ट इज दी आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है आपको बताती है कि जो ब्यूएंट फोर्स लगी है वो आप कैसे मेजर कर सकते हो। तो सपोज करिए आपके पास यहाँ पर ये 4 न्यूटन का एक आपने ऑब्जेक्ट हैंग करा है, इसको आपने वाटर में जो है सबमर्ज करा, तो जो भी एक्स्ट्रा फ्लो होगा वाटर का वो हम यहाँ पर कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जब हमने इसको मर्ज करा तो हमने देखा कि इधर ये जो है इसका वेट डिक्रीज हो गया, और ये जो यहाँ पर वाटर कलेक्ट हुआ ये यहाँ पर 3 न्यूटन का आया। सो दैट मीन्स 3 न्यूटन इस पे अपवर्ड फोर्स लगी है जो कि इसके बराबर ही आ गई है। तो यहाँ पर आप देखो एपरेंट वेट जो है हमारा 1 न्यूटन हो गया। तो हम लोग जो है इससे ब्यूएंट फोर्स को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दी लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन आपको क्या बताती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है सिंक करेगा, कौन सा फ्लोट करेगा, वो आपको बता देगा ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी। सो डेंसिटी क्या चीज होती है हमारे पास, डेंसिटी इज गिवन बाय द मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर क्यूब। तो यानी डेंसिटी अगर किसी सब्सटेंस की जो है वाटर की डेंसिटी से ज्यादा हो जाएगी तो वो जो सब्सटेंस है वो उसमें सिंक कर जाएगा, लेकिन अगर डेंसिटी जो है इसकी कम होगी तो वो सब्सटेंस क्या करने लग जाएगा, फ्लोट करने लग जाएगा। ओके, ऑन दैट बेसिस यू कैन इजीली टेल। नेक्स्ट इज द रिलेटिव डेंसिटी। सो रिलेटिव डेंसिटी क्या चीज होती है कि हम किसी भी वाटर से जो है किसी भी सब्सटेंस की जो है डेंसिटी को कंपैरिजन कर रहे हैं। सो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर इज टर्म्ड एज द रिलेटिव डेंसिटी, और इसका एक और नाम भी होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्योंकि ये सेम क्वांटिटीज का रेशियो है तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। ओके, सो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर।
नाउ लाइट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट ईयर एक डिस्टेंस की यूनिट है ना, डिस्टेंस मेजर के लिए काम आता है, जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है तो उसके लिए। लाइट ईयर क्या है कि एक साल में लाइट ने कितना डिस्टेंस कवर करा है उसे हम बोलते हैं लाइट ईयर। ओके, नेक्स्ट इज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास होती हैं CGS, FPS, MKS, SI, यानी कि बहुत तरीके के सिस्टम होते हैं। भाई हर एक कोई अपना अपना अलग सिस्टम लगा के बैठ जाएगा तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, इसीलिए कि स्टैंडर्डाइज करा गया सिस्टम और उसको हम लोग यूज करते हैं अब SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, यानी कि अगर आपने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मूला है वो ये वाला है। इससे आप लोग परसेंटेज एरर भी और जो परसेंटेज चेंज होता है वो उधर भी काम आ जाता है, अगर वो 7 to 8% तक ही है, यानी कि 7 से 8% से ज्यादा नहीं है, तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूटिलाइज कर सकते हैं कि अगर हमने काइनेटिक एनर्जी में 10% का चेंज करा तो मोमेंटम में कितना चेंज हो जाएगा, ये चीज कैलकुलेट करने के लिए होता है। लेकिन अगर ये वैल्यू जो है 7 से 8% तक है तभी आप लोग इसको यूज करिएगा। ओके, सो इधर जो है अगर हमने किसी चीज को मेजरमेंट करने में कुछ एरर करा है तो वो जो है एरर फॉरवर्ड होता है, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो वो एरर का जो है अगर हम फ्रैक्शनल एरर निकाल रहे हैं, परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं, दैट वी कैन कैलकुलेट इट यूजिंग दीज फॉर्मूलाज, यानी a⁻p है तो p का मल्टीप्लाई डेल्टा a बाई a। डेल्टा a क्या है, एरर है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है मीन स्पीड, RMS स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है। सो यहाँ पर आप लोग इजीली देख सकते हैं, इन तीनों के फॉर्मूलेज हैं। इसमें जो बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको इनको अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ देयर स्पीड, यानी मोस्ट प्रोबेबल की अगर सबसे कम है तो सबसे पहले आ जाएगी, फिर V एवरेज, फिर V RMS। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल, V एवरेज एंड V RMS। सो सबके फॉर्मूलेज गिवन है, यू कैन इजीली सी देम। तो सबसे कम किसकी है और सबसे ज्यादा किसकी है। ओके, नेक्स्ट इज द कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इन वेरियस स्केल्स, यानी कि आपको जो है एक स्केल से दूसरे स्केल में जब चेंज करना होता है तो बस आपको क्या याद रखना है कि वो उसके वाटर बॉइलिंग पॉइंट और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो याद रख लेना है। तो सेल्सियस में 0 to 100 होता है, फ़ारेनहाइट में 32 to 212 होता है, तो रेंज कितनी हो जाती है 180। तो 180 यहाँ पर 32 ये 0 है, ये 100 हो गया। 100 क्या है, रेंज है, 100 - 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है रेंज को रख देते हैं और माइनस कर देते हैं उसके फ्रीजिंग पॉइंट से। तो हम लोग जो है डिफरेंट वेरियस, यानी आपको 9/5 + 32 होना है, -32 होना है, क्या करना है वो चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। इजीली आप बस इसी फॉर्मूले को यूटिलाइज करके कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो क्या होता है कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड्स और लिक्विड्स इट विल बी डिक्रीजिंग, यानी कि हम लोग क्या कह रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो है डेंसिटी कम होगी। लेकिन देयर इज एन एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। यहाँ पर 0 to 4 डिग्री सेल्सियस हमने क्या ऑब्जर्व करा कि हमने जो है टेम्परेचर इंक्रीज करा तो डेंसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज द अनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। कहाँ से कहाँ तक, केवल 0 डिग्री to 4 डिग्री सेल्सियस तक बात हो रही है। उसके बाद फिर यही चीज होने लगी, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। ओके, सो इस चीज का ग्राफ का ध्यान रखिएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है आपका क्या रह रहा है रिजल्ट। सो डेंसिटी विल बी मैक्सिमम एट दी 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दी सिंपल पेंडुलम का ये फॉर्मूला टाइम पीरियड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज 2π/L/G। ओके, एंड दिस थिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसको आपको जो है इस ऑर्डर में याद रख लेना है कि रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, लाइट वेव, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज एंड गामा रेज। सो इस ऑर्डर में आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट इज दी कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी मतलब कि बहुत ही फाइन बोर यूनिफॉर्म, बहुत ही पतला, मतलब बहुत ही ज्यादा पतला आप लोग समझ लीजिए, या टावल जैसे हो गया, तो उसमें भी वाटर जो है कैसे वो अपने आप सोक कर लेता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दी कैपिलैरिटी। सो ये जो आप दिए में ऐसे बत्ती लगाते हैं तो वो जो है अपने आप ही ऑयल को जो है ऊपर की तरफ ले जाता है। कैसे ले जाता है, बिकॉज ऑफ दी कैपिलैरिटी ओनली। पानी जो है पेड़ों में जो है जड़ों से ये ऊपर के पत्ते तक भी आ जाता है, बिकॉज ऑफ दी कैपिलैरिटी ओनली। सो दीज ऑल फिनोमिना आर बेस्ड ऑन दी
capillarity. So it is very important for you to know this phenomena. So I hope ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। एंड अगर आप लोग हमारे कोर्सेज में एनरोल होना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे वेरियस कोर्सेज में आप एनरोल हो सकते हैं। ओके, और आप अगर एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उन कोर्सेज में भी एनरोल हो सकते हैं। सेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेम लिंक से आप लोग उधर इन कोर्सेज में भी एनरोल हो सकते हैं। यहाँ पर लाइव क्लासेस होती हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया जाता है किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए ताकि आप इंटरव्यू को जो है निकाल सकें। और इन सभी कोर्सेज पर अगर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट चाहिए तो हमारा कोड वॉरियर 10 को यूज करना ना भूलें। सो ऐसी ही अच्छी वीडियोस के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। टिल देन, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।